ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है। पता नहीं चलता लोग आपका कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप लोगों के बीच में मैथमेटिक्स साइंस के क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, जो कि बीपीएससी मिडिल स्कूल टीचर्स क्लास 6 to 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं काफ़ी वीडियो को अपलोड किया हूँ, यानी इससे पहले 4 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। इसमें आप लोगों को सबसे पहले 30 क्वेश्चन जो आप लोग का पासिंग मार्क्स होता है, 30 का 30%, 9 क्वेश्चन आप लोग का हिंदी इंग्लिश होता है। इसमें 40 क्वेश्चन जो आप लोग सारे लोगों के लिए इक्वल होंगे, जीके जीएस, जिसमें आप लोगों को जीके जीएस साथ में करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे। सारे क्वेश्चन को मैं पूरे का पूरे बताता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो अब उसके बाद मैं 40 क्वेश्चन साइंस क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्वेश्चन को मैं सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी फ्रूटफुल और हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्लास को। और आप लोग देखिए, फर्स्ट टाइम आप लोग क्लास आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होता है केवल 10 मिनट आप लोग हमारे क्लास के साथ देख लीजिए, काफ़ी आउटपुट आएगा आप लोग के बीच में। तो चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये रहा, कैलाश पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, कैलाश पर्वत श्रेणी, तो आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग पढ़े होंगे ट्रांस हिमालय में होता है, यानी श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित होती है, जो कि उसमें ऑप्शन कहीं नहीं दे रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या करें, ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं आप लोग को ट्रांस हिमालय का। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ट्रांस हिमालय कुल 3 पार्ट्स होते हैं। पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर होता है। क्लियर है? ये तीनों पार्ट्स होते हैं ट्रांस हिमालय का। क्लियर है? अब इसमें से बातें करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कैलाश पर्वत का, तो याद रखिए कैलाश पर्वत जो कहाँ पे स्थित है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित होता है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लिया, श्रेणी ट्रांस हिमालय में क्या स्थित है, ट्रांस हिमालय, श्रेणी ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत स्थित है। क्लियर है? चलिए, और ट्रांस हिमालय की अवस्थिति बृहद हिमालय के उत्तर में होती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। बातें करना चाहते हैं ट्रांस हिमालय का, तो फ्रेंड्स याद रखिए ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं गॉडविन स्टूट, जिससे हम लोग बोलते हैं K2। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था। और K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करना चाहते हैं तो 8611 मीटर, जो कि पिछले साल पूछा गया था। क्लियर है? और K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी से POK में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हमेशा क्वेश्चन पूछता था। तो सिपकिला दर्रा याद रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, और इसके साथ साथ याद रखिए सिपकिला दर्रा जो होता है वह शिमला तिब्बत यानी भारत और चीन के बीच मार्ग को बनाता है। भारत और चीन के बीच के मार्ग को बनाता है। वही बातें करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, उसे लोग बोलते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी कहाँ पे है? तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी, अब देखिए काराकोरम लद्दाख सॉरी उत्तराखंड में 3 होते हैं। आप लोग बता सकते हैं उत्तराखंड में 3 होते हैं। आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को पता होगा। आप लोग तीनों का नाम बता सकते हैं। दर्रा जो उत्तराखंड में 3 होते हैं, माना नीति और क्या होता है, देखिए माना थे और नीति थे। एक और आप लोग, मैं कन्फ्यूज करना भूल रहा हूँ, माना नीति एक और कुछ थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता के उत्पादन एवं भंडार में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में राजस्थान जस्ता के उत्पादन एवं भंडार में दोनों के दृष्टि से सबसे टॉप में होते हैं। तो राजस्थान कीजिएगा, क्या कीजिएगा? राजस्थान। इसके साथ साथ देखिए बाजरा देखिए यहाँ पे बाजरा, राज से उभर होता है, तो राज से राजस्थान, बाजरा हो गया, जस्ता हो, ये दोनों किसके लिए फेमस है? तो राजस्थान के लिए फेमस होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, तो झारखंड किसके लिए है? तो झारखंड लौह अयस्क के लिए फेमस होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतपुर नाभिकीय केंद्र ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैतपुर नाभिकीय केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में सबसे पहले कुडनकुलम है, उसके साथ साथ कलपक्का में, ये दोनों याद रखिए तमिलनाडु में। क्लियर है? बात करना चाहते हैं गुजरात में, तो गुजरात में सबसे पहले फेमस है जो कि काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में। क्लियर है? और वही बात करना चाहते हैं कैगा, तो देखिए कैगा कहाँ पे? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या से कैगा, कहाँ से? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में क्या है? कैगा है। क्लियर है? उसी के साथ साथ रावत भाटा, तो रावत भाटा भी पूछा था, तो रावत भाटा कहाँ पे होता है? तो ये यूपी में आता है। कहाँ पे आता है? यूपी में। अब पहला कौन था? तो पहला था आप लोगों का तारापुर, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो याद रखिए महाराष्ट्र में 2 होते हैं, एक होता है जैतपुर हो गया, देखिए मैं लिख देता हूँ, महाराष्ट्र में 2 होते हैं, एक होता है जैतपुर हो गया और उसके साथ साथ एक तारापुर होगा। तारापुर पहला था, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर मुंह गोवाओ बंदरगाह कहाँ पे स्थित, इसको ध्यान से अगर देखें लास्ट में गोवाओ लिख रहा है यानी गोवा में स्थित है। कहाँ पे, ये गोवा में है। तो याद रखिए मोर मुंह गुमाओ बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ याद रखिए जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, और इसके साथ साथ याद रखिए कोंकण तट पे स्थित है। कहाँ पे, कोंकण तट पे स्थित है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं आप लोगों का भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो देखिए अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो आप लोगों को पता पश्चिमी तट के जो बंदरगाह होते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा था, कांडला। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके नीचे यहाँ पे देखिएगा तो मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई का बंदरगाह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए उसके नीचे जाएगा मुंबई में एक और है जिसे बोलते हैं न्यू, देखिए नया, देखिए सॉरी क्या बोलते हैं, नया आवास सेवा। तो ये भी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। इसके नीचे आप लोग आता है मोरमो गुमाओ जो कि गोवा में है। उसके नीचे आता है न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक के में है। क्लियर है। कोच्चि केरल में होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किस वर्ष का है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम जो लागू हुआ था वह 2016 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2016 में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब मैं आप लोग को जलमार्ग अधिनियम के रिगार्डिंग में आप लोग क्वेश्चन बताता हूं जो आप लोग क्वेश्चन पेपर में फंस सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा पहला देखिए NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे। तो पहला जो होता है वह इलाहाबाद से हल्दिया के लिए जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया के लिए जाता है, जिसकी घोषणा हुआ था 1986 में। उसकी लंबाई 1620 किलोमीटर जो कि सबसे लंबी लंबाई होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है नेशनल वाटरवे सेकेंड, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था जो कि केरल में आता है। कहाँ पे आता है, केरल सॉरी असम में आता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से में धुबरी से सदिया तक का आता है। क्लियर है। इसकी लंबाई आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये असम में है। वही NW3, तो NW3 की बात करना चाहते हैं, ये केरल में आता है। कहाँ पे आता है, केरल में आता है। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए इस चीज़ को भी क्लियर कर लीजिए। देखिए इसको आप लोगों को बांध को नदी के रिगार्डिंग मैच करना है। सरदार सरोवर बांध, तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोग को पता सरदार सरोवर बांध आप लोग देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी पे स्थित है। पहला का 3 कर लीजिएगा। तिलैया बांध, मैं खुद तिलैया से बिलोंग्स करता तो तिलैया बांध बराकर नदी पे है। सरदार गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध हो गया चंबल नदी पे स्थित है। नागार्जुन, तो अर्जुन और कृष्णा एक साथ आता है, कृष्णा अर्जुन। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। और याद रखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस टाइप से आप लोग को याद करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो गया। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन पहले भी पढ़े होंगे, इसलिए मैं रिकॉल करवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड छोटा नागपुर पठार जो होता है आप लोगों को पता होगा झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आता है। तो ऑप्शन नंबर इसको क्लिक कीजिए। देखिए झारखंड का अगर आप लोग मैप बनाते हैं ना, तो देखिए झारखंड अगर आप लोग मैप बनाते होंगे तो आप लोग अल्टीमेटली पता होगा। देखिए झारखंड के उत्तर में क्या आते हैं, बिहार आते हैं। क्या आते हैं, बिहार आते हैं। दक्षिण में क्या आता है, उड़ीसा आते हैं। ठीक है। और पूर्व में क्या आता है, वेस्ट बंगाल आते हैं। ठीक है। पूर्व में क्या आता है, तो यहाँ पे आप लोग आता है यूपी आता है। क्या आता है, यूपी तो इसमें नहीं लेना। यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ भी आता है। कितना आता है, छत्तीसगढ़। ये पूरा क्या झारखंड। ये जो झारखंड का जो पठार इसी को बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड का जितना पड़ोसी राज्य है सारे को बोलते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार, एक्सेप्ट किसका, यूपी का। क्लियर है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। अब याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार का मुख्य जो विस्तार अगर बोलेगा ना तो झारखंड है। इसका मुख्य विस्तार कहाँ पे, तो ये झारखंड होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए बाकी झारखंड के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन इसमें नहीं आगे ज़्यादा। झारखंड के निम्नांकित कौन सा जिला बिहार के साथ सीमा बनाती है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन के बाद गढ़वा भी टच करती है, इसमें कोडरमा भी टच करती है और या दोनों देखा था। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में एक से अधिक हो जाए। क्लियर है। याद रखिएगा बिहार के सीमा से झारखंड के 10 जिले मिलते हैं। कितना, 10 जिले। और अगर वही पश्चिम से पूरब की ओर की बात करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले टच करता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, फिर बांका होता है, भागलपुर, कटिहार। ये सारे आप लोग को टच करते हैं। क्लियर है। और सबसे नज़दीकी देखा तो नवादा होता है। चलिए समुद्री मार्ग में अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन भारत के किस बंदरगाह में हुआ था। देखिए भारत के किस बंदरगाह में हुआ था, अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ये जो हुआ था सूरत बंदरगाह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सूरत बंदरगाह में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई अगेन रिपीट, भारत में समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का प्रथम बार जो आगमन हुआ था वह अगस्त 1906 में हुआ था, शायद सॉरी अगस्त 1608 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। और 1608 में, सॉरी 1608 था, और 1608 में भारत भेजे गए अंग्रेजों के दल का नेतृत्व जो कर रहा था वो कैप्टन हॉकिंस कर रहे थे।
एक क्वेश्चन आता है किसने कर रहता है, तो कैप्टन हॉकिंस कर रहे थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के अप्रैल 1909 में जहांगीर के दरबार में आया था। कहाँ पे आया था, जहांगीर के दरबार में आए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुआ था ना, वह सापले की संधि से हुआ। देखिए मैं लेता हूँ, सापले की संधि से हुआ था, सापले की संधि से हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और सापले की संधि कब हुआ था, तो 1748 में हुआ था, जो कि यूरोप में शुरू हुआ था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखें, सापले से हुई थी। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता कुछ याद बातें करना चाहते कर्नाटक युद्ध का। तो फ्रेंड्स प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 1746 से लेकर 1748 के मध्य लड़ा गया था। क्लियर है। वही सेकंड की बात करना चाहते हैं 1749 से लेकर 1754 के बीच में लड़ा गया था। अब देखिए थर्ड जो हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक संधि हुआ था, उसका नाम याद कर ले, अपापे। देखिए अपापे, ये तीनों याद कर ले। अब देखिए मैं ट्रिक से बताता हूँ, अपापे याद कर ले। देखिए लास्ट में जो संधि हुआ था, पे से पेरिस संधि हुआ था। सेकंड में जो हुआ था पा से हुआ था, पांडिचेरी संधि हुआ था। अब पहला जो हुआ था आ से, तो आ से जो संधि हुआ था इसका नाम आ से आंध्र प्रदेश का संधि हुआ था। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में अंतिम सरकार बनाने के लिए किस वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्ष 1946 की बात कर रहा। क्लियर है। तो 1946 में किसका शासन था, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता लॉर्ड वेवेल का था। तो ऑप्शन क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। अगेन आई रिपीट, वर्ष 1946 में अंतिम सरकार बनाने के लिए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, जबकि उपाध्यक्ष देखिए इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो थे लॉर्ड वेवेल थे, वही उपाध्यक्ष। इस समय के उपाध्यक्ष कौन थे, तो मेरे अकॉर्डिंग देखा ना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी JL नेहरू थे। याद रखिएगा। क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिए इस अंतरिम परिषद में विदेश मामला या राष्ट्रमंडल संबंधी भी जो संबंध हुआ महात्मा जवाहरलाल नेहरू पास से थे। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं अंतरिम यानी अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ था, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, यह हुआ था 24 अगस्त को हुआ था। अगेन आई रिपीट 24 अगस्त 1946 को हुआ था। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं लॉर्ड नीतिकों का, आप लोग टेन्यूर बताइए लॉर्ड नीतिकों का कब था, लॉर्ड माउंटबेटन का कब था। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुआ था। देखिए शिकागो में शामिल तो हुए थे, लेकिन किस वर्ष हो रहा, तो वो दिन मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखें स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी कि हिंदू धर्म की प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। तो कब लिए थे, 1893 में लिए थे। तो 1893 अगर ऑप्शन है तो काफ़ी मोहब्बत से आप लोग क्लिक कर सकते हैं, तो 1893 होगा। ठीक है। चलिए बातें करना चाहते हैं डेट के साथ, तो फ्रेंड वो खास डेट था 11 सितंबर। याद रखिए 11 सितंबर 1893 में को स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ओजपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण ने उन्हें विश्व व्यक्तित्व के रूप में चर्चा में ला दिया। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब इसी भाषण के बाद वो वापस जब भारत आए थे ना, तो 1 मई 1857 को रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, कलकत्ता में। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे अगर देखते हैं फ्रेंड द्वैत शासन की बात करना जा रहा है, तो आप लोग को पता हो द्वैत शासन के जो स्थापना हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश एक्ट में यह प्रावधान पहली बार उपस्थित कराया गया था कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो चार्टर अधिनियम 1813 था। चार्टर अधिनियम 1813 था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। अब देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन आएगा शायद, हाँ बिल्कुल आएगा। देखते हैं क्या ये 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण ने 1920 के दौरान क्या किया, पटना कॉलेज से पढ़ाई छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी थी। बिल्कुल ये भी सही है। बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के तो अपने इस पद से इस्तीफा दिया था। तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी सारे क्वेश्चन आंसर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि तीनों सही था। याद रखिए जयप्रकाश नारायण ने अपने पटना से पढ़ाई छोड़ दिया था। क्लियर है। और राजेंद्र प्रसाद ही वकालत की पढ़ाई छोड़ दिया था। और बलदेव सिंह सहाय ने भी प्रथम एडवोकेट जनरल बने थे, वो भी छोड़ दिए थे। क्लियर है।
चलिए बातें करना चाहते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को इसकी घोषणा हुई थी। चलिए प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1.0 में आया था, क्लियर है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का जो आयोजन हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, हाँ बिल्कुल अप्रैल 1936 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, लखनऊ में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। देखिए मैथिली भाषा आप लोग को अल्टीमेटली पता होगा, ये बिहार की भाषा है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो 2003 में शामिल किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े भी होंगे और याद भी होगा। तो 2003 में शामिल किया गया था, इस चीज़ को आप लोग काफ़ी याद हो रहा ना। हाँ तो फ्रेंड इस चीज़ को याद रखें, कब शामिल किया था, 2003 में। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को काफ़ी पहले से पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं होगा तो अभी आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर है। चलिए आवाज़ फ्रेंड्स मेरा आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आप लोग बताइएगा, मुझे कंफ्यूज लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा मैक को चेंज किया हूँ। देखिएगा सबसे पहले याद कीजिए 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 दोबारा हुआ था, क्लियर है। इसमें 8वीं अनुसूची में देखिए 3 भाषा को जो गया था, देखिए बोर्ड मास पढ़ लीजिए ना, 4 भाषा बोर्ड मास, यानी देखिए 20 हो गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और इसके रिगार्डिंग टोटल 22 हो गया, तो टोटल 22 भाषा हो गया, ठीक है। और अंतिमवा जो भाषा संथाली जो कि झारखंड की भाषा है। बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन बने, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिए बिहार के प्रथम प्रीमियर का नाम था मोहम्मद यूनिस थे, मोहम्मद यूनिस थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था। तो मोहम्मद यूनिस यानी एमडी यूनिस थे। आप लोग को अल्टीमेटली मैं बता देता हूँ चाहता हूँ इसके बारे में। तो याद रखिए बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन थे, मोहम्मद यूनिस थे। और उसमें वो प्रधानमंत्री भी कहलाते थे। तो देखिए 1 अप्रैल 1937 को, आई होप आप लोग पढ़े होंगे, 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस इंडिपेंडेंस पार्टी के नेतृत्व में बिहार का प्रथम मंत्रिपरिषद गठित हुई थी, उसी के ही सदस्य बने थे, क्लियर है। फिर अगेन आई रिपीट 19 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनिस के मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दिया। और उसके तुरंत बाद अगर बात करना चाहते हैं 20 जुलाई को, देखिए ये भी डेट इंपॉर्टेंट होता है। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिपरिषद गठित की। और उसी समय इस प्रकार कृष्णा सिंह बिहार के द्वितीय प्रीमियर बने, यानी कृष्णा सिंह जो थे ना वह सेकेंड प्रीमियर बने थे, क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए और उस समय जो राज्यपाल थे उस समय हैलेट थे, कौन थे, हैलेट थे। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए और भी क्वेश्चन वैसा कुछ तो इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिहार बजट में राजकोष, इसको क्वेश्चन का हटाइए क्योंकि बजट 24-25 वाला पूछेगा भी नहीं। मलिका और रानी के पास कुल 227 रुपये है, और रानी और तमाली के पास 273 रुपये, और तमाली और मलिका के पास कुल 280 रुपये है। तो मलिका के पास कितने रुपए होंगे, काफ़ी इजी से बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए अगर आप लोग रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़े हैं तो आप लोग उसी के कंसेप्ट को यूज कीजिए, बन जाएगा। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले मलिका, तो मान लिया मलिका का एम मान लिया, रानी के लिए मान लिया आर, तो दोनों पास मिलाकर 2227 है ना। चलिए 2227 रुपया। वही यहाँ पे रानी की बात करना चाहता है, तमाली पास दोनों पास मिल रहा 200 कितना, सॉरी यहाँ पे 227 था और इसमें 273 है। फिर लिखा तमीला और मलिका, तो इसके पास आप लोग को लिखा 280 रुपये, ठीक है। तो मलिका के पास कितने रुपये, सबसे पहले तीनों के इक्वेशन 1, 2 और 3 मान लिया, ठीक है। तीनों को जोड़ते तो देखिए दोनों का संग सारे का दो को था, यानी 2 कर देंगे, मलिका हो गया, फिर आप लोग को R4 रानी हो गया, T4 तामाली हो गया, ठीक है। तो ये तीनों का अगर सम कीजिए तो टोटल सम कितना 7 3 10, यानी टोटल अगर जोड़िएगा ना तो आप लोग को यहाँ पे आएगा 780। 780 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी तीनों का जो रेट आ रहा है MRT प्लस का जो है ना 780 को 2 से भाग 390, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाएगा तो मलिका प्लस रानी प्लस तमाली, ये तीनों का अगर देखें तो 390 रुपये आ रहा मिला के, कितना 390। अब क्या कीजिए आप लोग का स्पेशल बोल रहा मलिका के पास, तो जहाँ पे मलिका नहीं वहाँ पे मलिका को घटा दिया। देखिए रानी और तमाली के पास कितना, रानी और तमाली के पास 273 था, ठीक है। और टोटल कितना 390 है। हम लोग को मलिका का निकालना था, तो मलिका का निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 290 में से 273 को हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 170 रुपये आएगा, 117। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 117 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर दीजिएगा।
इसका एचसीएफ निकालिए। तो देखिए 54/9, 3 पूर्णांक 9/17 और 36/51 का एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले इसको कैंसिल किया तो 6 आएगा, यहाँ पे सॉल्व किया तो 60/17 ही आ जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे कि 36 इसको भी काटिए ना, तो यहाँ पे कीजिए तो 12×3 = 36 और 17×3 ये आ गया। आप लोग एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ जब भी निकालना तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ निकाले, तो इसका एचसीएफ 6 आएगा और नीचे वाला का एलसीएम, तो यहाँ पे एचसीएम 6/17 आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। कुछ भाषा, इसको आप लोग खुद से बनाए, रीजनिंग है, काफ़ी ईजी। देखिए ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एल का 2 होता है, यानी 12 होता है, तो 12 का लास्ट डिजिट 2 लिख दिया। फिर एम का 13 होता है, 13 का लास्ट डिजिट 3 लिख दिया। इस टाइप से सजाया, ठीक है। तो देखिए डी का क्या होता है, 4 होता है, आई का 9 हो गया, एस का होता है 19, तो लास्ट डिजिट 9 हो गया। ई का 5 हो गया, फिर ए का होता है 1 हो गया, एस का लास्ट डिजिट 9 हो गया, ई का हो गया 5। तो इस टाइप से बनाइए तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो पहले 3 संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले क्या करा, बोला 3 संख्या का औसत 7 है, तो 3 को 7 से गुना किया, क्या हो गया 21 हो गया। फिर बोला पहली 2 संख्या, तो यानी 2 संख्या का औसत कितना 5 है, तो 2 5 कितना हो गया 2। फिर अंतिम 2 संख्या, यानी अंतिम 2 संख्या 2 × 8 करें, कितना लिख रहे हैं 16 लिख रहा। तो बोला तो अंतिम 3 संख्या क्या होगी, तो इसके लिए क्या कीजिए ना, यहाँ तक तो समझ आया, तो बीच की संख्या का निकालिएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 26 हो गया, 26 में से 21 को घटाएंगे तो क्या बच गया 5 बच गया, क्या बच गया 5। अब बोला 3 संख्या क्या हो गया, तो देखिए 5 है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहली संख्या निकाली, तो 10 में से 5 निकल गया, 5 बच गया। और दूसरी संख्या तो आप लोग को अल्टीमेटली 5 ही आ गया था, और लास्ट संख्या निकाला 16 में से 5 को क्या 11, तो 5 5 11 होगा। ऑप्शन है क्या, और बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए 54 हो गया। 55वां, केसर और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाता है, तो केसर की वर्तमान आयु क्या हो गया। देखिए इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं, या फिर मैं बता 9x + 12 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या कीजिए 10x + 12, अब इक्वल टू कीजिएगा तो 13/14 कीजिएगा। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो 3 आएगा। आप लोग को निकालना था केसव का, तो केवल केसव का 9 को 3 से गुना के 9 दिया, कितना हो गया 27 हो गया। तो टोटल कीजिएगा तो 27 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए टोटल छात्र देखिए तो 50 है, ठीक है 85 है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितना है 40 है, और 50% या 50% अधिक अंक प्राप्त करने वाले की संख्या कितना हो जाएगा 85 होगा। आप लोग का दोनों को रेशियो निकालना है, तो 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, तो 8:9 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। आगे ये क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपया, समान राशि पर समान दर के हिसाब से समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें दुगुना कर दे रहा, तो इसको अगर आप लोग बनाएंगे तो 779.13 आएगा। कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक नहर या नलकूप हो गया, नहर या नलकूप हो गया। देखिए कोशिका की एक प्रकार अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ करने में मदद करते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कोशिकाओं को पचाने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोसोम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते। चलिए इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए लाइसोसोम कोशिका के एक प्रकार के अपशिष्ट निस्तापन प्रणाली होते हैं, जो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, ठीक है। इसी वजह से कोशिका को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्लियर है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ करता है। क्लियर, इस चीज को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगर क्वेश्चन बोलता है लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोई बातें करना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी क्वेश्चन पूछते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक हथौड़े की मदद से मांसपेशियां बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योग करता है। तो अल्टीमेटली जब भी ठोकेंगे तो हम लोग यहाँ पे घर्षण बल का प्रयोग करें। क्या करेंगे घर्षण, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। चूना पत्थर चौक और संगमरमर का सूत्र क्या होता है। देखिए चूना पत्थर देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तीनों का
देखिए तीनों का जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है CaCO3। पहला ही फार्मूला होता है चूना पत्थर का, किसका होता है चूना पत्थर का, चूना पत्थर का भी सूत्र क्या होता है CaCO3। उसी पर चौक जिसका आप लोग यूज करते हैं पढ़ाने के दौरान, तो चौक का भी यूज होता है CaCO3। और संगमरमर, तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है फ्रेंड, तो CaCO3 होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं क्या, इसमें लिख रहा है कि ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो कुछ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लिखिए, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला अगर पढ़े होंगे तो इसके फार्मूला लिखिएगा NH4OH होता है, NH4OH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है CaOH का होल 2 होता है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखिएगा NaOH होता है, क्लियर है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। वह साइट जहां अंतःस्रावित ग्रंथि किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह से हार्मोन स्रावित करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा है हर रक्त प्रवाह में स्रावित करती है, तो इसके लिए याद रखें इसको बोलते हैं टारगेट साइट। क्या बोलते हैं टारगेट साइट। अगेन आई रिपीट, वह साइट जहां अंतःस्रावित ग्रंथि किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करते हैं, उसे बोलते हैं टारगेट साइट्स बोलते हैं, क्लियर है। यह एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह नलिका विहीन होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये क्या होता है नलिका विहीन होती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए और अगर क्वेश्चन बोलता है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, तो आप लोग जानते होंगे पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होता है, पैराथायराइड ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामग्री का मान जितना अधिक होगा वो उतनी तेजी से ऊष्मा को संचालित करेगा। तो याद रखिएगा किसी सामग्री का उसमें चालकता का मान जितना अधिक होगा वह उतनी तेजी से ऊष्मा को संचालित करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे C को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आता है विशिष्ट ऊष्मा। तो फ्रेंड्स विशिष्ट ऊष्मा का जैसे मात्रा होता है जूल पर केजी केल्विन होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और जल की विशिष्ट ऊष्मा होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या होता है, देखिए पुष्प के मध्य में, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग को बोलते हैं अंडप बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंडप। तो ऑप्शन नंबर A को लिखेंगे, अंडप को बोलते हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा जायांग, देखिए मैं लिख देता हूँ जायांग, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। जायांग जो होता है ना पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं कार्ल लिनियस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं कार्ल लिनियस को कहते हैं, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं जे मेंडल को। तो मेंडल को किसका जनक कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये ईजी है, अनुवांशिकता का जनक बोलते हैं, ठीक है। लुई पास्चर ने किसका खोज किया था फ्रेंड, तो आप लोगों को पता लुई पास्चर ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स याद है 2023 से सम्मानित जो किया गया था वह वहीदा रहमान को। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं आशा भोसले को, तो आशा भोसले बोलते हैं ना, हाँ तो आशा भोसले होता है ना, हाँ तो आशा भोसले को। तो फ्रेंड्स याद है आशा भोसले को जो मिला था आई थिंक मेरे माइंड में इसका नहीं आ रहा आशा भोसले को कब मिला था। वैसे आशा फारिक को मिला था 2020 में, आशा फारिक को कब मिला था 2020 में। पहली बार जो मिला था वह देविका रानी को मिला था, क्लियर है। 2019 में मिला था रजनीकांत को, और 2024 में कोई फेमस इंसान को मिला। 2024 में किसी को मिला फ्रेंड, कोई फेमस व्यक्ति है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप लोग को याद है। तो मेरा माइंड से भी स्किप कर गया, कुछ था शायद नाम फेमस था, मेरे माइंड से भी स्किप कर गया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर याद होगा तो। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये क्वेश्चन याद रखें, इसमें बनाया सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली को। किसको बनाया था सौरव गांगुली को, क्लियर है। चलिए इसके साथ बंधन बैंक त्रिपुरा पर्यटन का सौरव गांगुली है, ठीक है। चलिए संजय दत्त किसका बने थे, तो ये अरुणाचल प्रदेश का बने थे। और चुनाव आयोग के कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। चलिए मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन किया था। तो फ्रेंड्स याद है शीतवे बंदरगाह का संचालन जो किया था वह किया था म्यांमार में। कहाँ पे किया था, म्यांमार में, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, बात करते हैं ईरान में। तो ईरान में एक बंदरगाह जिसका नाम है चाबहार, देखिए भी क्वेश्चन पूछता है चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, तो ईरान में, क्लियर है। चलिए अब बात करें श्रीलंका में क्या होगा, त्रिकोमाली है और हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है।
29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस का थीम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका थीम था यूज हर्ट नो हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट था। क्लियर है? चलिए, ये रहा आप लोगों को 40 क्वेश्चन जो सारे लोगों के लिए इक्वलिटी थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोगों को 40 क्वेश्चन मैं मैथ्स का बताऊंगा, फिर 40 क्वेश्चन आप लोगों को साइंस बताऊंगा। मैं जिस टाइप से बोल रहा हूँ, जिस टाइप से वीडियो बताता हूँ, इसी टाइप से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है? मैं चाहता हूँ कम समय में आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा दे दूँ। चलिए, सामाजिक विज्ञान, अरे क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे गलत लिख रहा है, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोग क्लास 10th वाले को पढ़ाते हैं तो आप लोग को पता होगा। ये आप लोग देखेंगे क्लास 10th को एनसीईआरटी पढ़ाता है तो 8.4 का शायद क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है। तो इसका राइट आंसर आएगा tan थीटा। क्या आएगा? tan थीटा। आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जानते हैं। तो देखिए, सिंपल वे में दोनों में क्या, इसमें sin थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया। अब नीचे में क्या लीजिए? cos थीटा कॉमन ले, cos थीटा कॉमन ले, यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए sin थीटा बटा cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा होता है। अब देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो, क्या बचे? tan थीटा। तो राइट आंसर क्या कीजिए? tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर दीजिएगा। काफ़ी ईजी है और काफ़ी ट्विस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए, आंकड़े 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का माध्यिका क्या होगा? सबसे पहले जब भी आप लोग को माध्यिका निकालने के लिए बोलता था, केवल और केवल एक ही काम को करते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, आरोही क्रम में। तो इसमें अगर देखिएगा, सबसे छोटा संख्या क्या है? 0 है, तो 0 ले देंगे। फिर देखेंगे तो 1 है, फिर 2 आप लोग का ट्रिपल टाइम्स है, तो 2 आप लोग ट्रिपल टाइम्स करेंगे, फिर 3 2 टाइम्स है ये, फिर लिखेंगे 4 5 और 6 लिख देंगे। क्लियर है? तो टोटल n की संख्या देखेंगे, टोटल 10 आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए, माध्यक में जब भी आप लोग को n के सम संख्या, तो सम संख्या के लिए क्या होता है ना, इसका हाफ प्लस, देखिए पांचवा टर्म कौन सा था? 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म 2 है। फिर उसके बाद अगला छठा टर्म, दोनों को एवरेज निकालते हैं। 2 + 3 कितना है? 5, 5 का आधा क्या हो गया? तो 2.5 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे 2.5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। एक द्विघात समीकरण बनाए जिनके मूलों का योग 4 और गुणनफल 5 है। सिंपल फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है उस चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा। आई होप पढ़े होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए x² माइनस मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा करते हैं। आई होप पढ़े होंगे। तो देखिए x² कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 4 है, x कर देंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना? 5 है। तो ये आप लोग का आंसर होगा, यानी x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलना चाहते हैं ना, तो इसका आंसर क्या लिख रहा है? ऑप्शन क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, k के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए निकाय kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 अद्वितीय हल है। सबसे पहले यहाँ पे अगर कंसंट्रेट करते हैं, देखिए अद्वितीय हल हो रहा, मैं आप लोग को रिकॉल करवा देना चाहूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इक्वेशन के लिए एक पढ़े होंगे, सॉरी ध्यान में मेरा नहीं आ रहा, आप लोग 3 कंडीशन पढ़े होंगे। सबसे पहले 3 कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे तो शायद याद होगा। एक होता है, सॉरी यहाँ पे एक होता है द्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। सॉरी, मैं दिमाग में थोड़ा सा स्किप कर रहा अभी, क्योंकि 3 कंडीशन होता है। ठीक है, तीनों के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक होता है हल, देखिए समांतर संपाती, ये देखिए लिख देता हूँ। वैसे 2 सेम में होता था और एक अलग अलग होता था। मेरे दिमाग में स्किप कर रहा आजकल, देखता हूँ। वैसे देखिए, अद्वितीय हल का इक्वेशन क्या होता है? देखिए मैं लिख देता हूँ, a1/a2। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 होता है, इसका होता है कंडीशन। ठीक है, तो a1 का वैल्यू देखिए k के सामने यहाँ पे a2 का 3 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 2/1 करेंगे, तो यहाँ से लिखिए k इज नॉट इक्वल टू 6 होगा, k इज नॉट इक्वल टू 6 होगा। तो ऑप्शन है, तो k इज नॉट इक्वल टू 6 पहला भी लिख रहा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा ना, तो यानी कि 6 के अलावा कोई भी मान संभव है। तो देखिए, तो यहाँ पे 5 भी तो संभव हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें ना, तो उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देगा, यानी 1 से अधिक हो। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है पेपर में। मेरा माइंड में कुछ भूल रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा एक ट्रिक था यहाँ पे। देखता हूँ। एक होता समपाती, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता समांतर, एक होता प्रतिच्छेद। आप लोग इक्वेशन लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग याद किए होंगे। तो देखिए, सी पर त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या लिखा है? C, BC बराबर A और AC बराबर B है। यदि C से AB पर लंब की लंबाई P है तब क्या होगा? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए परपेंडिकुलर पर दिए, यहाँ पे ABC C पर समकोणीय, यानी कि C पर यहाँ पे समकोण लिख दें। यहाँ C मान लिए, तो यहाँ मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। अब लिख रहा, इसमें और भी क्या लिख रहा है? इसमें मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर D पे खींच दिए। क्लियर है? तो ये मान लें P, तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है देखिए AB, तो AB के सामने लिख रहा C, तो C ले लेंगे। फिर आप लोग का लिख रहा है AC, तो AC के सामने B लिख रहा, और AB,
तो ए बी के सामने क्या लिख रहा, पूरा सी लिख रहा, अब बी सी के सामने क्या लिख रहा था, ए लिख रहा था। अब आप लोग बना सकते हैं ये। तो इसके अगर निकालिएगा ना तो इसका थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वैसे क्लास 10th का ही कंडीशन था ये। तो 1/p² का वैल्यू तो 1/b² प्लस 1/a² होगा। तो ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये होता है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी ए बराबर बी एक्स, बी बराबर सी वाई या सी बराबर ए जेड है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिए तो देखिए ए बराबर बी एक्स है तो अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू निकालेगा ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, A/B आएगा। ठीक है, देन वाई का वैल्यू निकालेगा तो B बटा क्या आएगा, C आएगा। देन सी का वैल्यू निकालेगा तो C/A आएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिएगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू A/B है, फिर वाई का वैल्यू क्या लिखा है, B/C है, और सी का वैल्यू लिखा C/A लिख रहा है। सी कैंसिल, ए कैंसिल, B कैंसिल, तो क्या है 1 आया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिएगा तो 1 आएगा। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में तो नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर करेंगे 1। क्लियर है। चलिए, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है तो कोण की माप ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप बातें करना चाहे कोटि पूरक का, जो इंग्लिश मीडियम पढ़े उनको प्रॉब्लम हो रहा है। कोटि पूरक बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल उसे कहते हैं जिसका सम क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो बोला एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। तो मान लीजिए पहला कोण x मान ले, ठीक है, तो सेकेंड एंगल क्या मानिए 90 माइनस x मानिएगा ना। अब इसमें क्या लिखा है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, यानी इसका क्या है 4 गुना। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे 4 गुना के बराबर है, तो यहाँ पे बराबर कर एक्स बराबर, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए ना 360 माइनस का लिखिएगा 4x कीजिएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए 5x बराबर 360 डिग्री लिखिएगा। तो यहाँ x का वैल्यू निकालिए तो 72 डिग्री आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिए तो 72 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा। इसको बनाना है तो देखिए ये आप लोग का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि अगर लीनियर इक्वालिटी पढ़े होंगे क्लास 11 में तो आप लोग काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं। इसको लिए क्या कहता है 3 - 5x करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेस देन 2 है, क्लियर है। तो यहाँ से आप बनाइएगा तो देखिए 1 इज लेस दैन 5x कीजिएगा, तो यहाँ से 1/5 इज लेस दैन x कीजिएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 1 के रूप में आएगा। तो यहाँ पे दोनों के रूप में लिखा तो 5x लेस दैन 1, यानी कि देखिए यहाँ पे अभी आप लोग का वैल्यू क्या आया था, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/5 आया था, देखिए यहाँ पे लेस देन 1 था। क्लियर है। अब एक और वैल्यू निकालिएगा ना तो इसमें माइनस कीजिएगा 3 - 5x कीजिएगा। आई होप क्लियर होगा। ग्रेटर देन 2 यहाँ पे भी कीजिएगा तो 5x - 3 लेस देन 2 कीजिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 5x लेस देन 5 कीजिएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी 1/5 आएगा, आई का आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। यदि एंगल DAO बराबर 40 डिग्री है, एंगल BO बराबर 35 डिग्री है, एंगल BOA बराबर 65 डिग्री है, तब ODC का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग को ABCD एक समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ करना। देखिए फ्रेंड्स, ए है आपका, ये क्या आपका B है, आपका ये C है और ये आपका D है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं तो इस टाइप से करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू कितना लिखा, देखिए ओ पे काट रहा, ओ पे कर दिए। देखिए यहाँ पे DAO, यहाँ पे DAO, तो DAO का वैल्यू कितना लिख रहा है, देखिए DAO का वैल्यू लिखा है 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री। क्लियर है। फिर देखिए BAO, तो BAO का वैल्यू कितना लिख रहा था, तो यहाँ पे लिख रहा है 35 डिग्री, तो BO का वैल्यू यहाँ पे ले देंगे 35 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। फिर लिख रहा है आप लोग का BOA, तो BOA यानी यहाँ का वैल्यू लिख रहा है, BOA का वैल्यू लिख रहा है आप लोगों के सामने 35 डिग्री, ये भी 35 लिख दिए हैं। और कुछ लिखा नहीं, BOA हो गया। तो आप लोगों ने ODC निकालना। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, चारों का सम आप लोग यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल बना, यहाँ से ट्रायंगल बना, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिएगा यहाँ का वैल्यू क्या लिख रहा था, 160 था। देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो अल्टीमेटली अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे तो आप लोग को 65 डिग्री दिया था। ठीक है, तो 65 डिग्री ये दिया हुआ और ये आप लोग का 35 दिया, तो 65 और 35 क्या हो गया, टोटल 100 हो गया। 180 में से 100 घटा दीजिए तो कितना आ गया, तो 80 डिग्री आएगा। तो एंगल ODC का वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया, तो 80 डिग्री आएगा। इसका क्या आएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। एक घर जो 32 मीटर लंबा है और किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बन जाएगा ये। देखिए एक घर जो 32 मीटर लंबा है, तो चलिए मान लीजिए घर है ये, ठीक है, स्टेप से बराबर होता है ये। मान लीजिए 32 है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या होगा 32 मीटर हो गया। आई होप क्लियर हो गया। से किसी टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर का हमेशा ही उन्नयन कोण क्या लिख रहा है 45 डिग्री, यानी इसका उन्नयन कोण यहाँ से निकाल दिए 45 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है। और आधार का अवनमन कोण, यानी आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो ये 30 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लेंथ याद करना। सबसे पहले आप लोग बताइए, ये 30 है
तो इसके अकॉर्डिंग ये तो 60 के सामने होगा ना ये। तो देखिए 30 का वैल्यू कितना ले, 30 डिग्री का वैल्यू 32 है, तो 60 के सामने क्या 32√3 होगा, बिल्कुल होगा, आप लोग पढ़े भी होगा। तो 32√3 मीटर हो गया। अब ये भी कितना 32√3, तो ये भी आपका 45 के सामने क्या सेम होता है, तो 32√3 हो गया, यानी सेम हो गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो देखिए सबसे पहले एक का 32 था, एक अगला का क्या निकाले थे 32√3 था। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 32 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 + 1 मीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 32 × √3 + 1 मीटर इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नहीं दिया, हाँ बिल्कुल दिया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 23वां पद क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, 23वां पद बोला। सबसे पहले यहाँ पे ए देखेंगे, तो ए अल्टीमेटली देखिए तो 5 आ रहा, क्या रहा 5 आ रहा। डी देखिएगा ना, तो 11 में से 5 को घटा दे, क्या बचा 6 बच गया। अब 23वां पद निकालने के लिए क्या करें, ए + 22 डी करेंगे। अब ए का वैल्यू 5 है, प्लस 22 से 22, डी का वैल्यू क्या करेंगे 6। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 करेंगे, 22 को 6 से गुना करेंगे तो 132 होगा। तो यहाँ पे टोटल सॉल्व करें 137 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए तिरछी ऊंचाई और शंकु का व्यास क्रमशः 15 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए स्टेप्स आप बनाइएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसका व्यास कितना लिख रहा है, देखो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक नहीं स्लैंट हाइट कितना 15 सेंटीमीटर दिख रहा, और व्यास दिख रहा 28 सेंटीमीटर। 28 का था क्या था 14। तो आप लोग यहाँ पे निकालना क्या अपना, सबसे पहले क्या हाँ व्यास हो गया ना, तो आप लोग हाइट निकाले। तो 25 का 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर किया तो 225 में से 96 जाएगा, तो √129 आ जाएगा, ठीक है। आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर जो होता है, तो 1/3 कर दिए। पाई का वैल्यू आई थिंक जानते होंगे 22/7 होता है, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 14 था, 14 × 14 कर देंगे, और इंटू एच, तो एच का वैल्यू √29 था। इसको सॉल्व कीजिए तो 616/3 √29 आएगा, क्लियर है। तो ऐसे भी √29 आया था, तो आप लोग जहाँ पे 29 था क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक कालीन 5 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा, इनके चारों किनारे पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगता है। 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग को एक काम करना पड़े। देखिए सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब इसमें चौड़ा कितना लिख रहा था 0.3 सेंटीमीटर, तो चलो 0.3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहिए शेप क्या चीज़ का बन गया। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग ये देखिएगा तो ये रेक्टेंगल का शेप आ गया, किसका आ गया रेक्टेंगल का आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे आगे इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्लियर है। तो देखिए जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना लिखा 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर का ये कितना था 5 मीटर था, ये 1.2 मीटर है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले बॉर्डर के साथ कालीन का क्षेत्रफल, तो 5 गुना क्या करेंगे 1.2 मीटर कर देंगे। तो इसको कीजिए तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बिना बॉर्डर के कालीन का क्षेत्रफल, तो इसमें से क्या करेंगे देखिए 5 है, माइनस क्या करेंगे 0.6 को माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 1.2 माइनस 0.6, तो यानी एक का वैल्यू 4.4 इंटू क्या आएगा 0.6, इसको भी गुना कीजिएगा तो 2.64 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉर्डर का क्षेत्रफल यानी कि 6 में से इसको माइनस कीजिए तो 3.36 आएगा, क्या आएगा 3.36। अब इसको कितना से गुना करेंगे 225 से गुना करेंगे तो 756 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होते हैं 1 2 3 चाहिए होते हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होंगे, सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ठीक है, पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। तो देखा है तो आप लोग का एक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय पूर्ण संख्या भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखा है तो एक से अधिक हो गया, एक उपयोग एक से अधिक हो जाएगा। इसका आप लोग को एक्स का मान निकाला फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। तो 3/12 ये यहाँ पे क्या है तो 2/2x हो गया बराबर, यहाँ पे तो 3 दूनी 6 लिख रहा 12। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए जब सेम है तो यहाँ पे पावर को ऐड करते हैं, तो 12 + 12x करेंगे, क्या करेंगे 12 + 12x, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 12 + 12x का वैल्यू लिखेंगे, नहीं पावर जब ये तो मल्टीप्लाई उसको जोड़ते हैं ना ये, तो यहाँ पे नहीं ना सिंपल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा काम है ये, यहाँ पे 12 कर दिए, यहाँ पे देखिए जाए ना यहाँ पे 6 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो वैसा आ नहीं रहा, रुके इसको भी देखिए तो सेम रूप में तोड़ सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। यहाँ पे 3/12 है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे 2/x क्या ये 2 है। अब 6 को लिख दीजिए ना 3 × 2/12 लिख दीजिए, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो 2/x अगर 2 को लिखते हैं तो इसका वैल्यू लिखिएगा 2/12, तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये।
अब इसका धनात्मक मान निकालना। तो फ्रेंड्स अगर निकालेगा ना तो देखिए ये जो वैल्यू है सबसे पहले वाला वैल्यू माइनस में रखेगा। ये आप लोगों का 16 किसका होता है, 4 का होता है। सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ऑप्शन है बिल्कुल 3 आंसर होगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 बी को क्लिक कर देंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 66 है, तो 1x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये वैल्यू है, तो हम लोग अगर जानते हैं 1x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इसमें 2 घटा के अंडर रूट कर देंगे। तो 66 में 2 गया, 64 आ गया, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस में था, किस में था ये, सॉरी ये तो प्लस वाला में था ना हम लोग को। हाँ, माइनस वाला निकालना तो भी यही रहेगा, तो माइनस किया ना तो यही रहेगा। तो आप लोग राइट आंसर 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र ओ एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप लोग सर्कल बनाए हैं, एक जीवा मान लीजिए, ठीक है, यहाँ केंद्र ओ है ये, तो ओ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना लिखा, 13 है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अब देखिए जीवा की लंबाई तो 24 लिया, तो 24 का था 12 12 कर दिया, तो ये आप लोग ट्रिपलेट पढ़ेंगे तो 5 आ गया। तो बोला केंद्र से जीवा की लंबाई क्या होगा, तो केंद्र से जीवा की लंबाई कितना ना 5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग को ट्रिपलेट याद है तो और भी अच्छे से कर सकते थे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 हो गया। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 144 मीटर और भुजाओं का अनुपात 3:5:4 है, तो इसमें अगर देखिए अनुपात देखिए 3 4 5, ये आप लोग का एक ट्रिपलेट के रूप में आ रहा। तो हम लोग जानते हैं किसका, ये राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। तो सिंपल फ्रेंड्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला को लोग यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जिसमें हम लोग देखिएगा तो हाफ कर दिए। बेस का वैल्यू देखिएगा तो आप लोग को 4x करना पड़ेगा, और हाइट का वैल्यू देखिएगा तो 3x करना पड़ेगा, बराबर 144 कर सकते हैं। ये दो नहीं 4, यानी कि टोटल कीजिएगा तो 6x² का वैल्यू देखिएगा तो 144 आ गया। 6 का पारा में आता 6 दूनी 12, 2 अच्छा 6 चौक 2 अच्छा 24, तो 24 रुपये 6x यहाँ पे 6x आ जाए ना 144, तो 3 दूनी 6x² 1 यानी कि 6 दूनी 12, 2 अच्छा 24, यानी x 24 आ रहा है। ये x रुके इसमें क्या करना ना आप लोगों को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के रूप में लेना पड़ेगा, नहीं तो देखिए तीनों को जोड़ देना 3 4 5 12, तो यहाँ 12x का वैल्यू 144 किया तो x का वैल्यू आप लोग का आ जाएगा 12। अब 12 को 1 से गुना 3 से गुना तो कितना 36, फिर 12 चौक 48, फिर 12 5 60 आ रहा है। यहाँ से s निकालें, सेमी पेरीमीटर निकाले s का, तो a प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पे 36 करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 60 बटा क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 144 आएगा बाय 2, तो यहाँ से करेंगे तो 72 मीटर आएगा। क्या आएगा 72 मीटर आएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी। तो 72 करेंगे, फिर एस माइनस ए, यानी 72 में से 36 घटाएंगे, फिर 72 में से 48 घटाएंगे तो कितना 24 आएगा ना। जी हाँ, फिर 72 में 60 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो इसको पूरे सॉल्व किया तो 864 आएगा। कितना आएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो 864 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr² का वैल्यू कितना लिख रहा है 38.5 लिख रहा है। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे कीजिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। यहाँ पे r² बराबर लिखिए 38.5 कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर r का वैल्यू निकालेगा तो 3.5 सेंटीमीटर है। क्या आएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्र, तो क्या होता है 2πrh होता है। तो 2πh का वैल्यू 176 में वैल्यू लिखना नहीं है, तो 2 पाई का वैल्यू आई थिंक आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, और r का वैल्यू 3.5 हो गया। h का वैल्यू हम h लिखेंगे बराबर 176 लिखेंगे। अब क्या करेंगे h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालें, तो आयतन का फॉर्मूला था πr² होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और r का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 और h का वैल्यू 8 होता है। तो टोटल सॉल्व किया तो 308 क्यूब होगा, क्यूब मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर है और इसके 60 डिग्री के चाप की लंबाई क्या हो। कुछ नहीं करना, आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला होता है चाप की लंबाई का θ/360 डिग्री इंटू वृत्त की परिधि आई थिंक 2πr। तो ये θ लिखा है 60 डिग्री, 60/360 कर देंगे, और 2πr का वैल्यू 60 सेंटीमीटर लिखा। ये कड़ी गया 6 बार में, 6 का पार में 60 कितना बार होता है 10 से बार में, तो 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 10 नहीं लिख रहा ना, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर आप लोग इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए दो डाइस एक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को देखिए दो डाइस को फेंकते हैं, एक डाइस में सैंपल स्पीड टोटल 6 होता था, 6 का स्क्वायर 36, यानी टोटल सैंपल स्पीड हो गया 36 10। तो 10 लाने के लिए क्या आ गया 6 4, ठीक है।
फिर 4 6 भी आ सकता है, 5 5। अब देख इससे अधिक बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 6 5, यानी 6 5 11, फिर 5 6 भी कर सकते हैं। तो 3 2 5 आ रहा है, यानी कि 1 6 6 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ तक। तो 3 3 6 आ रहा, तो यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो 6/36 आ गया। 6/36 का वैल्यू निकालिए तो 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कुछ मत कीजिए। देखिए ये जो है ना, ये तीनों जो है ना प्रत्येक स्थिति में बोला ना, तो सारे में 6 को माइनस कर दिया तो अल्टीमेटली पहला में 150 बचेगा, फिर 175 बचेगा, फिर 325 बचेगा। ठीक है, अब ये सब सारे का HCF निकालिए, कितना आएगा 25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी क्या होगी? कुछ नहीं करना है। देखिए 272 है, एक काम कीजिए ना, 15% कमी कर रहा था, देखता हूँ मैं बनाता एक ट्रिक है। 15 और 100 में से 15 घटा देंगे, 85 है गुना, यहाँ पे 272 करेंगे बटा 2 करेंगे। अब सॉल्व कीजिए तो 2 का पावर में 72 कितना था, 1 आ गया, 36 136 आ गया। 15 इसमें अगर आता है 17 25 आ रहा है क्या, ये 17 का पावर में 136 8 बार में आता है ना, तो 8 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन है क्या 24? नहीं आ रहा ना ये, तो इसमें तो आप लोग का नहीं आया। तो देखते हैं 15, तो 15 है, वास्तविक के लिए यहाँ पे 100 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या किया 272/2 कीजिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 20.40 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। देखिए एक राशि उधार ली गई है और 980 रुपये के 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। तो उधार ली गई राशि कितना होगा? फ्रेंड्स आप लोग क्या कि जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो कितना लिखा है 4% लिख रहा, तो 4% को तोड़िए तो 1/25 आएगा ना। तो इसके तरीका जानते होंगे, 25 से क्या जा रहा है 26 जा रहा है, तो किस्त के रूप में जा रहा है, तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़े होंगे रूल। तो यहाँ पे आप लोग गुना किए होंगे ना, तो 1275 आ रहा। ठीक है, 1275 आ रहा। तो यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे इसका तरीका टोटल कितना लिखा था 1275 लिख रहा है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा ना, तो आप लोग का राइट आंसर आएगा 1850 आ जाएगा। 1850 ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे समान शेषफल के लिए जब भी बात करना चाहते हैं हम क्या बोले, जो भी संख्या लिख रहा समान, तो एक क्या कीजिए, देखिए इस सारे में HCF निकाल दीजिए ना इसका। तो HCF निकालने से बढ़िया है ना, 156 में 124 को हटाइए, कितना आ गया 32 आ गया। फिर 124 में से 108 को हटाइए 16 आ गया, और लास्ट में 156 में से 108 को हटाइए, कितना है 48, यानी 48 16 और 32 का HCF निकाल दिए, कितना है 16। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। मैथ ईजी है फ्रेंड्स, बनाइएगा पढ़िएगा तो काफ़ी ईजी बन जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर का रन रेट 7.2 था। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए? कुछ नहीं करना, देखिए 10 ओवर का ना रन रेट कितना था 7.2 था, यानी कि यहाँ पे गुना करें तो टोटल कितना 72 रन हो गया था। टोटल 272 रन बनाना था, जिसमें 72 रन 10 ओवर में मारे, कितना रन बचा 200। तो 200 कितना 40 ओवर में मारा था कीजिएगा, तो यहाँ से टोटल जो आएगा 5 आएगा, यानी रन रेट कितना आएगा 5 का रन रेट चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था ये। XYZ एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। X ने काम शुरू किया, Y 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, Z प्रारंभ से 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ता है। तो X ने कितने दिनों में काम किया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना। देखिए X टोटल 46 दिन में करता है, Y कितना दिन में करता है 92 दिन में करता है, वही Z की बात करना चाहता है 23 दिन में करता है। टोटल काम देखिए तो 92 आ रहा है, X का वैल्यू 2 आ रहा, इसका क्षमता 1 आ रहा, इसका क्षमता 4 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे देखिए X ने काम शुरू किया, Y 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, यानी कि फ्रेंड्स X का सबसे पहले 2 दिन का काम करेंगे तो X का क्षमता कितना था 2 था, तो X का आगे 2 दिन का क्षम 4 हो गया। क्लियर है, उसके बाद क्या लिख रहा यहाँ पे देखिए Y 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, Z प्रारंभ से 8 दिन तक कार्य में लगा था। तो देखिए यहाँ पे तो X का तो काम चल रहा था, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 हो गया। यहाँ पे भी 6 से गुना कर देते, 3 6 कितना होगा 18 हो गया, यानी 18 हो गया। फिर लास्ट आप लोग का बोला Z के लिए, तो यहाँ पे अगर कीजिएगा तो टोटल कितना 2 और 1 3 अच्छा 7 हो गया। तो 7 उसका पता नहीं, तो T 7 T बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 92 करेंगे। तो यहाँ से कीजिए तो T का वैल्यू देखिए 10 दिन आ गया। अब X का बोला तो 10 + 8 कितना 18 दिन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। और भी नहीं समझ में आता एक और ट्रिक होता है, मैं बता देना चाहता हूँ, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है ये। XYZ, X का क्षमता कितना था 2, इसका 1 था, इसका 4 था। ठीक है, अब देखिएगा टोटल काम कितना था 92 था। ठीक है, पहला X ने काम शुरू किया, Y 2 दिन बाद रहेगा तो माइनस कर दे, Y 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, तो बाद में 2, तो Y की क्षमता 1 था तो 1 कर देंगे। क्लियर है, यदि Z प्रारंभ से 8 दिन बाद, यानी कि प्रारंभ से 8 दिन बाद, यानी Z की क्षमता 4 था और प्रारंभ से 8 दिन बाद यानी 8 बार जुड़ता है, तो X ने कितने दिन काम किया? तो केवल X का यहाँ से डिवाइड करिए। अब यहाँ सॉल्व किया तो 92 लिखेंगे, माइनस 2 कम 2 कर देंगे, -8 × 32 बटा 2। तो देखिए
यहाँ पे कीजिएगा ना तो 8 चौक 32, 32 तो 34, यानी 92 में से 34 को घटाते तो 92 में से 34 को 12 में से 4 गया 8 बचा। फिर यहाँ पे बचा कितना, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 58/2 यानी 29 आ रहा है इससे। तो 29 तो नहीं आ रहा, तो 29 में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोग का वैल्यू दिया था तो 8 और 1 9, तो 29 में से हम लोग 9 को घटा देंगे, कितना आता है 29 में से 9 घटा देंगे तो कितना आता है, नहीं ना 29 में से कितना 8 है तो 10, रुके 8 है तो 10 था, 10 और 1 11, तो हाँ 11 घटाइए, तो 29 में से 11 घटा कितना आएगा 18 दिन तो आ गया। सिंपल इस स्टेप से आप लोग बना सकते हैं। चलिए, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 848 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए इसके लिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, दोनों को आगे जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1280 आएगा। क्लियर है, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आप लोग का आ गया 640 रुपये, ये 640 आप लोग का CP आ गया। ठीक है, अब इस पर आप लोग को 10% हानि पे निकालना है, तो इस 10% हानि पे निकालना था, यानी 640 का 10% हानि पे, यानी 90/100 के दिएगा, तो यहाँ से निकालिए तो 576 रुपये आएगा। कितना है 576, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन, इसमें औसत चाल निकालना है। देखिए पूरी यात्रा का औसत चाल, सबसे पहले औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, तो पहला में 275 है, सेकंड में 315, दोनों का सम कीजिए तो 590 आ रहा। कुल चाल कितना है, तो पहला 50 था ये, अगला 70 था, तो इसको समय से डिवाइड कीजिएगा, तो समय बड़ा क्या होता है दूरी बटा चाल, तो 275 को 50 से डिवाइड करें, यानी 275 को 5 से डिवाइड 50 से तो 5.5 आएगा। फिर 315 को 70 से डिवाइड करें तो 4.5 आएगा। इसको टोटल ऐड करेंगे तो 590, और यहाँ पे किए तो 10 आ गया, तो कितना आएगा 59 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ए एक काम को 16 दिन में पूरी कर सकता है, बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। कुछ नहीं करना फिर, देखिए ए किसी कार्य को कुल 16 दिन में कर रहा, वही बी के लिए बात करना चाहते उसे कुल 12 दिनों में कर रहा, तो टोटल काम कितना 48 है, इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका 4 है। अब देखिए, अब उन्होंने 4 दिन एक साथ कार्य किया, तो दोनों मिला के 4 दिन 7 काम कर सकता है। कितना दिन काम किया 4 दिन, तो 7 चौक 28 काम किया, यानी 48 में से 28 अब काम हो गया, तो शेष कितना काम बचा 20। अब हो रहा तो बी अकेले से इस काम को अकेले पूरा किया, तो यानी अकेले 20 काम को पूरा किया, तो इसका क्षमता 4 था, तो 4 की क्षमता से कितना दिन में काम किया 5 दिन में। तो बोला काम को पूरा करने के लिए बी ने कुल कितना दिन लगा, देखिए 5 था ये, अब बी का क्षमता कितना था 4 था, तो 5 कितना है 9 दिन, तो ऑप्शन है बिल्कुल 9 को क्लिक कर दीजिए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। ए और बी का मासिक आय का अनुपात 11:13, उसके व्यय का अनुपात 9:11। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 का बचत करते हैं तो उसका आय में अंतर क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए ए और बी है, आप लोग यहाँ पे आय केवल लिख देना, तो पहला का आय लिख रहा है 11, सेकंड का लिखा 13, तो इसका व्यय लिख रहा है आपका 9:11। क्लियर है, तो इसका सेव को निकाले 2:2 आ रहा। क्लियर है, तो देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना लिख रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू लिख रहा है 4,000, कितना लिख रहा है 4,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 2,000 आएगा। अब हम लोग को क्या निकालना था आय का अंतर, तो सबसे पहले 13 था, 13 को हम लोग 2,000 से गुना कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया। माइनस 11 गुना क्या करेंगे 2,000, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना, टोटल आप लोग का आ जाएगा 4,000 रुपये। कितना आएगा 4,000, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी ईजी बना सकते हैं आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 75 वस्तुओं का SP 60 वस्तुओं के CP के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, 75 है SP है, तो SP बराबर क्या करेंगे 60 CP कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ से SP और CP का रेशियो निकालेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालेगा, तो 15×5 नहीं 5 आ रहा, आप लोग का ये 4 में खरीदे 5, यानी यहाँ पे देखिए तो हानि आ रहा, तो हानि कितना है 1/5 गुना 100, यानी कि 20% आएगा, तो 20% हानि। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको भी देख लीजिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा, है ना। देखिए 109 में बताते हैं साइन कॉस टेन का। ये देखिए यदि साइन 20 + x डिग्री पर कॉस 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को वैल्यू निकालना है, तो साइन 20 + x डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के बराबर है, तो आप लोग को वैल्यू इसका निकालना। कुछ नहीं करना, आप लोग को अल्टीमेटली मैं बताया था ये फार्मूला के अकॉर्डिंग चलना। देखिए आप लोग को साइन लिखना 20 + x डिग्री का वैल्यू लिख रहा कॉस, तो 60 के लिए क्या लिखें 90 माइनस आई होप 30 कर सकते हैं, तो आप लोग 90 माइनस 30 किया तो साइन 60 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीजिए तो साइन तो है ही रहेगा, 20 + x रह गया। अब कॉस 90 माइनस 30 का साइन होता है, साइन करें x का 30 है, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 20 + x यहाँ पे देखिएगा ना, तो आप लोग के सामने आ रहा है 20 + x बराबर क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालें, 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 10 डिग्री। अब क्या करेंगे जो फार्मूला लिख रहा है उसमें x का पुट करें,
जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पुट करें, 2 है साइन, तो यहाँ पे 3x के पे क्या पुट करेंगे 10, तो 10 दिया 30 हो गया, 30 और 15 क्या होता है 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, लेकिन इसका स्क्वायर कर दिए, आई होप पता होगा। फिर कॉसेक 2 को एक्स का वैल्यू क्या था 10, 10 20 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है अल्टीमेटली पढ़े होंगे 2 होता, तो 2 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना तो -3 आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा बन जाएगा, -3 इज द राइट आंसर। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, हमें पता आप लोग बता दीजिएगा। वैसे आप लोग को क्या करना होगा, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग वैल्यू पुट करके बना भी सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोग के लिए होमवर्क रहने दिए, आप लोग बताइएगा क्या आंसर आएगा, क्लियर है। तो वैसे मैं आंसर बताना चाहता हूँ ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं केवल इसमें क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक्टिव मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो हमेशा याद रखें एक्टिव मोड के माध्यम से कणों के परिवहन के लिए ऊर्जा जो है हमेशा एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, क्लियर है। चलिए प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में कितने अलग अलग घटक होते हैं, तो याद रखिए प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में 3 अलग अलग घटक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, जो कि शर्करा होता है यानी शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इसको अच्छे से। हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो हमेशा याद है प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा से कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा कथन जैव अणुओं के बारे में सत्य है, तो इसमें अगर देखिएगा ना तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स की अपनी दक्षता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए जैव अणुओं के मेटाबॉलिज्म संश्लेषण के रूप में किस काम में आते हैं, तो हमेशा याद रखें उपचय में आते हैं, किस में आते हैं उपचय में आती है। किस विटामिन में सल्फर होता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है बायोटिन सल्फर युक्त विटामिन होते हैं, ठीक है। और स्कॉर्बिक एसिड में क्या होता है विटामिन सी होते हैं, क्लियर है। और कोबालम में क्या होता है B12 होते हैं। बायोटिन का फार्मूला अगर पूछता है तो हम लोग जानते हैं C10 होता है, H16 होता है, उसको N2 लिखते हैं, O3 लिखते हैं और सल्फर S लगाते हैं, क्लियर है। बायोटिन किसको बोलते हैं, बायोटिन का रासायनिक नाम होता है B7 होता है, B7 विटामिन B7 को क्या बोलते हैं बायोटिन बोलते हैं। आहार नाल की सबसे आम बीमारी क्या है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता आहार नाल की सूजन बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण इसमें जो होता है उसे सूजन कहते हैं, क्या बोलते हैं सूजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो सोडियम आयन कभी भी सरल प्रसार द्वारा अवशोषित नहीं होती है, क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति हड्डियों में मैट्रिक्स को कठोर बनाती है, तो मैट्रिक्स को कठोर बनाने का जो कार्य होता है वह कैल्शियम लवण होता है, क्या होता है कैल्शियम लवण होते हैं। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घ्राण उपकला में कितनी कोशिकाएं होती है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ घ्राण उपकला में जो कोशिकाओं की कुल संख्या तो वह 4 होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम लोग 4 को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप लोग होता है बेसल कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, घ्राण रिसेप्टर होता है, ब्रश सेल होते हैं। किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन उत्पादित एंटीबॉडी की संख्या क्या हो सकती है, तो याद रखें किसी संक्रमण के दौरान प्रतिदिन उत्पादित एंटीबॉडी की जो संख्या होती है वह 20 होता है, क्या होता है 20 ट्रिलियन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए किस प्रकार का हेपेटाइटिस रक्त या यौन संपर्क द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो इसके लिए अगर देखिए ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा हेपेटाइटिस से। याद रखें हेपेटाइटिस ए वायरस से संचरण का तरीका भोजन कपड़े खाने बर्तन आदि का मल दूषण से होता है। बाकी हेपेटाइटिस बी देखिए मैं लिखता हेपेटाइटिस B, C, D ये रक्त आधान और यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, क्लियर है। चलिए कौन सा कार्बनिक यौगिकों का सबसे प्रथम सदस्य होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड मीथेन किसी कार्बनिक यौगिकों का प्रथम सदस्य होता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है CH4 होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को मैं बताया था HCOH होता है। वही फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है HCHO होता है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहुलक प्रकार का अनुप्रयोग और गुणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया सकता है, तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक होते हैं रबर भी होता है, लेकिन सिंथेटिक देखिए ऑप्शन नंबर सी करेंगे, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर को उसकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया था, जो मानव निर्मित पॉलीमर के रूप में जाना जाता है, क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं प्राकृतिक बहुलक, तो प्राकृतिक बहुलक में आप लोग का स्टार्च आता है, प्रोटीन आता है, सेल्यूलोज आता है, प्राकृतिक रबर आता है। वही संश्लेषित में बात करना चाहते हैं पॉलीथीन आता है, बॉयलन आता है, PVC आता है, ये सारी चीज़ आते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक जो भूमिका होती है अगर देखा जाए ना तो वह अंतःजैविक जलिका राइबोसोम की होती है, किसकी होती है अंतःप्रद्रविकी जलिका एवं राइबोसोम में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। अगेन आई रिपीट, प्रोटीन संश्लेषण में
द्रवी जलिका और राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है। अब याद रखिए राइबोसोम अंतः प्रद्रवी जलिका के झिल्लिए के सतह पर सटे होते हैं और ऐसे रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है जो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग भी लेते हैं। ठीक है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, तो आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आई होप आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में काफ़ी अच्छे से। कौन सा रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, प्रकृति का है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि देखिए प्रकृति का जो होता है ऑक्सीजन सल्फर टेल्यून, इसमें कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए वैसे जो होता है प्रकृति का तो पोलोनियम होता है, पोलोनियम जो होता है ना वह रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ओजोन एक शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट है क्योंकि यह नवजात ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए आसानी से बन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के कारण होगा ये। सीएफसी के आविष्कार से पहले किस यौगिक का उपयोग रेफ्रिजरेटर के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहले सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर जिन दवाओं का उपयोग किया था उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखें इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। किसका उपयोग आंखों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया था, तो हमेशा याद रखें एंटीसेप्टिक के लिए जो आंखों में करते हैं ना, बोरिक एसिड का भी करते हैं, आयोडीन टिंचर का भी करते हैं, एसिड बोरिक का करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब बोरिक अम्ल का अगर फॉर्मूला आता है तो फ्रेंड आप लोगों को मैं बताया था H3BO3 होता है, H3BO3 होता है। निम्नलिखित कौन सा मॉडल परमाणु के मॉडल थॉमसन के समान है, तो देखिए याद रखिएगा बोर का परमाणु भी था, तरबूज का मॉडल भी था, किशमिश भी था, तो ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक खुली प्रणाली निम्नलिखित में से किसके हस्तांतरित की अनुमति देता है, तो हमेशा याद रखें एक खुली प्रणाली जो होता है ना वह द्रव्यमान ऊर्जा दोनों को देता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे E = क्या होता है mc² के अकॉर्डिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अब यदि वे एक दूसरे को छूते तो क्या होगे, सिंपल अर्थ याद रखें ना, इनमें से कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी को रखिएगा। यदि दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो वह ना तो आकर्षित करेगा ना ही विकर्षित करेगा। क्यों फ्रेंड, तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग कूलम्ब्स नो हमारे के F इज डायरेक्टली पॉइंट्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड F इज इनवर्सली पॉइंट्स टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालते होंगे तो F का फॉर्मूला जानते होंगे, F इज देखिए Q1 × Q2 करते होंगे बाय R² करते होंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकालते होंगे तो 1 बाय क्या होता है 4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन फिर Q1 × Q2/R² होता है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा 9 × 10⁻⁹ होता है, इसका यूनिट बोलेंगे तो याद रखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में आप लोगों को, मुझे पता है। 1 एम्पियर का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁻⁹ ST होता है। किसी परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो हमेशा याद है किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक धारा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। याद रखिए गति में आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करती है और आवेशों के प्रवाह को यानी कि द रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज यानी कि जो ये फॉलो होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं, जिसका जो एक प्रकार अदिश राशि होती है इसका यूनिट कहते हैं कूलॉम का क्या होता है, चार्ज का कूलॉम होता है, समय का सेकंड होता है, यानी कूलॉम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं। क्लियर है। और याद रखें फ्रेंड अगर पूछता है 1 एम्पियर का वैल्यू क्या होता है, तो 1 एम्पियर का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁹ अष्टे एम्पियर होता है। कौन विक्षेपण का कारण होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड याद रखिएगा सबसे पहले विक्षेपण क्या होता है, तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को बताया था विक्षेपण यानी रास्ते का भटक जाना यानी अपवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, चलिए अब आगे बात, एक मक्खी दूरबीन अभिदृशक पर बैठी है, दूर स्थित वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता पर इसका प्रभाव क्या होगा, तो हमेशा यदि कम करता है, क्या करता है कम करता है। कौन प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है, तो हमेशा याद है प्रकाश के अपवर्तन का, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है फ्रेंड्स सी होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। चलिए एक प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो तरंग की ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी, तो याद रखें इसकी जो ऊर्जा प्रभावित होगी यह घटती है, क्या होती है घटती है। इसको आप लोग कीजिए 139 का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी हैं, आप लोग बनाइएगा। देखिए इसका बोला 40 kg वजनी का एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर, क्या लिख रहा है देखिए, यह निरंतर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आप लोग को निकालना होगा, तो W निकालिए तो क्या होता है ½ mv², हाफ M V² क्लिक किया गया
भी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कीजिएगा। तो हाफ करें, m का वैल्यू 4 दिया है ये, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से सॉल्व किया तो 50 जूल आएगा। क्या आएगा? 50 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसको 141 को बंद करते हैं। देखिए 141 को ही रहने दे रहा है, अभी देखता हूँ। और वैसे इसको बना सकते हैं, अभी रुकिए 1 मिनट। मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स याद है, किसी दिए गए तापमान अंतर को ऊष्मा प्रभाव की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। किसी पिंड के बारे में निम्नलिखित में क्या कह सकता है जो निरंतर वेग से गति कर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ये गतिशील संतुलन में है ये। परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप कौन से किरण उत्पन्न होती है? तो अल्टीमेटली में सब लोगों को पता है अवरक्त होता है। क्या होता है? सॉरी, ये आप लोगों का गामा किरण होता है। क्या होता है? गामा किरण। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखिए, परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें गामा किरणें उत्पन्न करती है। क्लियर है? और गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने किया था। फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र में। क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र में होता है ये। कौन सा जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट पदार्थ है? तो जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट पदार्थ जो होता है 146 के लिए देखिए ना, खाद्य अपशिष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम पानी के किस विशेषता को योगदान देता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ये कठोरता को देता है। किसको देता है? कठोरता को देता है ये। किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल किया गया? तो अल्टीमेटली इसका देखा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थानिक होगा। एक इकाई वेक्टर का परिमाण क्या है? तो एक इकाई वेक्टर का परिमाण जो होता होगा आप लोगों को पता होगा, इसमें यानी कि कोई नहीं होगा, यानी कि परिमाण इकाई होता। तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें। देखिए इटाई टाइरो, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा क्या लिख रहा है ये। देखो इटाई टाइरो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। मिनी माता, पारा, ब्लू बेबी, नाइट्रेट प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो अगर इसमें देखिएगा ना तो उपयुक्त यानी कि इसमें देखिए तो डी हो गया, क्योंकि इटाई टाइरो कैडमियम से होता है, मिनी माता पारा प्रदूषण से होता है, ब्लू बेबी होता है नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। सारी का सारी सही है। क्लियर है? तो राइट आंसर डी होगा। चलिए कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन भी देख लीजिए, कहीं कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आता हो तो सेट नंबर 6 लेके आऊँगा। क्लियर है? और देखना चाहते हैं आप लोग हमको देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो आप लोगों के साथ और भी मैं क्वेश्चन को लेके आऊँगा। क्लियर है? और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे पता, मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा फास्ट में ज़्यादा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? इसके पीछे कारण आप लोगों का टाइम कम है और अभी आप लोगों को रिविजन करना है, इसलिए मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बता देना चाहता हूँ। ठीक है? ज़्यादा अच्छा होना भी बेवकूफ़ी है, पता नहीं चलता लोग आपका कदर करें या फिर इस्तेमाल। इस चीज़ को ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव फॉर द बेस्ट।